हेलो एंड वेलकम टू जेल झारखंड लाइव प्राइवेट क्लासेस। आप सभी का झारखंड लाइव प्राइवेट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को इस बात से अवगत है कि पीजीटी का नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश हो चुका है और ये हमारा कमिटमेंट है जेल प्रायोजन प्लेटफॉर्म का कि हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक्सपर्ट फैकल्टी आपके समक्ष उपलब्ध करवाएंगे। तो आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ दो फैकल्टी अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो इसी कड़ी में आज आप लोग के समक्ष जो है हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के डिस्कशन के लिए हमारे साथ विशाल सर जुड़े हुए हैं और प्रभाकर सर जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही जो हैं इकोनॉमिक्स में अपना रिसर्च परसू कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का ही प्रिपरेशन ये कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक सिलेबस डिस्कशन जो है वो विशाल सर के द्वारा आप लोग के समक्ष किया जा रहा है। अब विशाल सर को सुनिए और सिलेबस डिस्कशन अटेंड कीजिए। प्लीज़ सर। हेलो एवरीवन, मैं सुयश प्रभाकर और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इकोनॉमिक्स में और मैं फ़िलहाल यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसा सर ने बताया कि जेएसएससी का बहुत सी वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे पीजीटी के लिए और ये बिल्कुल 5 साल के बाद आया है, 2016 के बाद 6 साल के बाद। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए कि इसमें जॉब ले करके अपने सरकारी नौकरी की जो है तैयारी को प्रखर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज आए हुए हैं सिलेबस डिस्कशन के लिए कि क्या है ये पीजीटी का सिलेबस। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन कि काफ़ी हमें डीप में पढ़ना होगा। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग 2 लोग हैं, हम हैं सुयश और एक विशाल अग्रवाल, जो दोनों मिलके हम लोग आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और चूँकि ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है तो फिर हम लोग दोनों मिलके इसको इसलिए करवाना चाह रहे थे कि एक हिंदी में कंफर्टेबल हो जाए और दूसरे इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाए और ये आप लोगों को अच्छा से बेहतरी से समझ पाएँ। चूँकि इकोनॉमिक्स में ऐसे टर्म्स आते हैं बहुत से इंग्लिश के जो सब कोई नहीं बता पाते हैं। वो बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों की ये प्रयास रहेगी कि हम लोग दोनों मिल करके आप लोगों को ये समझा पाएँ। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस का यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जब हम यहाँ सिलेबस का डिस्कशन शुरू करते हैं तो जो पहला पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का ढांचा, मतलब होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो जो हम ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बात होती है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात होती है। और जो हम सेकेंड पॉइंट्स इसमें बात कर रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें आ जाती है आपका जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप में बात करेंगे। और इसके लिए अगर हम बुक की बात करें तो सबसे अच्छा एच.एल. आहूजा की बुक होती है और अगर दूसरे बुक्स भी हम लोगों को इसमें फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों का इसमें कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक चॉइसेस की बात होती है। इसमें आ जाता है वही यहाँ पे हिंदी में हम लोगों को सिलेबस दिया गया है, इसलिए हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड द थर्ड वन इज़ मार्केट। तो इसमें जो हम इकोनॉमिक्स शुरू ही करते हैं तो पहली चीज़ हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर से शुरू करते हैं और इसमें सारे इंडिफरेंस कर्व से लेकर के आगे जो भी चॉइसेस आती है इसमें सारी चीज़ आती हैं। और सबसे जो मार्केट की बात करें तो मार्केट एक वाइड टर्म है, भले हम मार्केट एक छोटा टर्म दे दिया गया है लेकिन मार्केट में हमारे जो है बेसिक बहुत लंबा एक टर्म है जिसमें आ जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोप्सोनी, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये काफ़ी वाइड सब एरिया है इस चीज़ में। थर्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ये निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, आय, वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है एंड जो है सबसे जो झारखंड की इसमें हम लोगों की कॉन्टेक्स्ट में ये सब की बातें होंगी क्योंकि झारखंड में जो हम जब नेशनल की बात करते हैं क्योंकि इसमें करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये चीज़ों की विशेष बात करने हम लोगों की ज़रूरत हो जाएगी। फोर्थ बात हो जाती है बैंक व्यवस्था। योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियाँ, झारखंड के वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप। तो जब हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आरबीआई से बात करते हैं। हम यहाँ शुरू करेंगे 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसके बाद से हम इम्पीरियल बैंकिंग जिसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बात करेंगे और वाणिज्यिक बैंक में जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गए। झारखंड में वाणिज्यिक बैंकों की क्या क्या क्रियाशीलता है, क्या उनके ये
उन लोगों के योगदान है बढ़ाने में। नाबार्ड की भूमिका क्या है झारखंड में, कैसे ये रूरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। 5th पॉइंट हो जाता है करों का प्रकार, अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। हम इसमें टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात करेंगे, कैसे टैक्स शिफ्ट होता है, इंसिडेंस होता है, कैसे वो किसी पे इंसिडेंस हो रहा है वो शिफ्ट हो जा रहा है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। 6th पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक व संस्थान। तो इसमें इंटरनेशनल मार्केट की, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, टैरिफ्स की बात हो रही है कि किस प्रकार टैरिफ हम इसमें बात करें किस तरफ टैरिफ से लग जाने से किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाता है मोल, और ये सब सारी चीज़ें इसमें हम IMF की बात करेंगे, और जो बैंक संस्थान की बात करेंगे, इंटरनेशनल बैंक कैसे IMF जो है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, किसी भी कंट्री को, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेवेंथ पॉइंट जो हमारा यहाँ पे हो जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निर्देशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि, वितरण, न्याय, गरीबी का उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और नीति क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण, कहाँ कहाँ और कितनी। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है जो 7th पॉइंट हो जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय व्यवस्था किस तरह से इंक्रीज किया है, ये इस पॉइंट्स में सारी बातें हो रही हैं। और योजनागत वृद्धि की बात की जा रही है, किस तरह हर 5 ईयर प्लान जो डिफरेंट आए हुए हैं उसमें किस तरह से हर 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या नए नए जो उसमें ये उद्देश्य थे और किसका उस तरह से किस में अचीवमेंट्स हुआ। गरीबी उन्मूलन की बात की जाती है जिसमें खास करके इंदिरा गांधी का योगदान था, उन्होंने गरीबी उन्मूलन का एक जो कॉन्सेप्ट दिया था, और किस 5 ईयर प्लान में उन्होंने नारा दिया था गरीबी उन्मूलन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। किस प्लानिंग कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस हुई। यहाँ पे जो बात की जा रही है क्षेत्रीय वितरण कहाँ कहाँ और कितनी, अगर हम ये बात करते हैं कि किस स्टेट्स को कितना मिलता है शेयर, तो इसमें बहुत चेंजेज हुए हैं पिछले बार, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर से जब वो जो नया टेरिटरी बना यूनियन टेरिटरी, उसके बाद उसमें चेंजेज हुए हैं। तो उसमें एक ढांचागत चेंज हुआ है। जैसे वो पहले 42% था, उसको पहले ये 41% किया गया, और ताकि यूनियन टेरिटरीज में जो किस तरफ से हम इंक्रीज़ करेंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में एक नया डाटा के साथ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। 8th पॉइंट हो जा रहा है कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध। तो हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें और एग्रीकल्चर की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करें कृषि उत्पादन के बारे में, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें मैक्सिमम जो उसका एम था वो एग्रीकल्चर की तरफ ही था। कैसे कैसे उसका एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, खास करके अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो जो लास्ट ईयर 3 कानून्स पास हुए थे एग्रीकल्चर के, उसके बारे में बात होगा, कैसे फिर उसको निरस्त कर दिया गया, इन सब बातों पर भी बात की जाएगी। और एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार के कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए। लैंड रिफॉर्म्स सब जो हुए वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करेंगे तो लैंड रिफॉर्म्स सबसे ज़्यादा वहाँ इफेक्टिव रहे, और कैसे उसको इफेक्टिव किया गया, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 9th पॉइंट्स की बात करते हैं तो औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय वितरण, एकाधिकार प्रथा तथा नियंत्रण और एकाधिकार की बात होती है। औद्योगिक उत्पादन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसमें औद्योगिक के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बारे में हमने बेसिक तौर पे अभी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम बहुत वाइडर टर्म में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th पॉइंट की बात की जा रही है कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण। कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के बारे में बात हो रही है, मूल्य निर्धारण की बात हो रही है। कृषि उत्पादकों के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियम्स होते हैं कि ये टाइम्स पे चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में कैसे फूड प्रोसेसिंग पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में खास करके एक बरही में खुला है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक मांडर के पास खोला गया है जिसमें ये आपको भंडारण की सुविधा मिल रही है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे फर्दर।
और सार्वजनिक वितरण की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात की जा रही है, कैसे हम लोगों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दें आप लोगों को, ताकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो, कोई भूख की वजह से ना मरे, इसके बारे में कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, इसके बारे में बात करेंगे। एलेवेंथ पॉइंट्स जो आ जा रहा है बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण कि, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि बजट की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, और बजट के बारे में विस्तृत जानकारी हमने, ये तो काफ़ी वाइडर टर्म है, हर साल ये चेंज होता है, क्या बजट में क्या नया आया है, क्या उसमें जुड़ा है, और ऐसा क्या इफेक्ट है, जैसे फिजिकल डेफिसिट किस ईयर कम हो सकता है बजट के मामले में बेहतर करके, हम इसके बारे में जानेंगे। अगला 12वां पॉइंट है मुद्रा और साख प्रवृत्तियाँ और नीति, बैंक व्यवस्था और वित्तीय संस्थाएं। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश में बोलेंगे मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसका जो नीति है उसके बारे में बात करेंगे 12 पॉइंट्स के बारे में। इंडिया में मनी किस तरह से इफेक्टिव हो रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। और 12वें पॉइंट में ही है बैंक व्यवस्था और वित्तीय संस्थाएँ। बैंक व्यवस्था में अगर हम यहाँ पे मनी बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ इकोनॉमिक्स के सेंस में ज़्यादा बात करते हैं तो वहाँ नाबार्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात बहुत ज़्यादा हो जाती है कि किस तरह वो लोगों को लोन्स दे रहे हैं, किस तरह उन लोग कैपिटल फॉर्मेशन करवा रहे हैं ताकि महिलाएं मैक्सिमम रूप में अपना पार्टिसिपेशन दें, सहभागिता दें। 13 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो विदेशी व्यापार और अदायगी कोष के बारे में बात हो रही है, इसमें फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, और अपना जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसके बारे में बात हो रही है, जो पहले ये था बहुत कम था, और ये मतलब मैं समझता हूँ 2014 में ये 275 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो अभी लगभग 650 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुँच गया है। तो ये काफ़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, इनसे बारे में बात करेंगे। 14 के बाद बात करते हैं भारतीय योजना, उद्देश्य, व्यूह, रचना, अनुभव और समस्याएं। भारतीय योजना के बारे में जब बात करेंगे, प्लानिंग की बात करेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी टर्म है। अब जो प्लानिंग कमीशन था अब उसे नीति आयोग बना दिया गया है, और उसमें जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे हम नीति आयोग के बारे में। और 15 पॉइंट आ जाता है झारखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योग के सापेक्षिक स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग की रुकावटें, गरीबी एवं बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति। तो झारखंड अर्थव्यवस्था की बात यहाँ बहुत छोटे रूप में कर दी गई है, लेकिन ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। किस तरह झारखंड में गरीबी का उन्मूलन, जो कि यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। गरीबी तो अभी उन्मूलित नहीं हुआ है झारखंड से, लेकिन इसके लिए कैसे झारखंड सरकार अपने मैक्सिमम सहभागिता दे रही है, इसके बारे में बात करना है। इन सब चीज़ों में जो हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योग्राफी वाला पोर्शंस इसमें आ जाएगा। जैसे कि आप अगर झारखंड के बारे में बात करें तो माइनिंग के बारे में बात करनी होगी, यहाँ के एग्रीकल्चर की बात में बात करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी कि किस तरह ये अपने मैक्सिमम अपना सर्विस सेक्टर किस तरह कम है इसे यहाँ झारखंड में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर ज़्यादा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 15 पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले इन लोग बहुत सारे बुक्स हैं इन सब चीज़ के लिए। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं बात करूं तो कुर्सियानीज और अचल आहूजा की बुक सबसे बेस्ट होती है इस चीज़ों के लिए। झारखंड के लिए जो बुक हो रहा है वो सबसे पहले झारखंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ 1 साल के लिए ज़रूरत नहीं है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, तो उससे पिछले 5 सालों का वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और झारखंड बजट की बात करते हैं, और झारखंड से स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसके लिए हम ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ताकि वो बेहतर रूप से हम समझ सकें। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी एक ये आती है बुक ML झिंगन की। और अगर बात करें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी HL आहूजा की बुक आती है। तो हम इन सब बातों के लिए आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।